नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिलो मैथ पीएम पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स के बारे में। क्लास 11th का आपका पहला ही चैप्टर है सेट्स, और सेट के बारे में जो बच्चे आईएससी बोर्ड के होंगे, उन्होंने आईसीएससी जब उनका था क्लास 10 तक, तो उन्होंने सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको क्लास 8th में सेट्स के बारे में मिलता है, राइट। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे उन्होंने सेट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, बेचारे आज पहली बार पढ़ने चल रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जिन्होंने पढ़ा भी है और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, क्योंकि बहुत बेसिक सा, बहुत छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होगा। बस आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर बैठना है। तो जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें, और बिना कोई डिस्टरबेंस के सारे क्वेश्चंस को आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा ताकि आपको वो चीजें समझ में आ सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो जैसे आपको पता है सेट्स होता क्या है, आप जब बुक उठाएंगे तो आपको लगभग बुक में ये एक लाइन लिखी हुई मिल जाएगी कि इट इज डिफाइंड एज अ, ऐसा लिखा मिलेगा, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स? अगर इसमें आप ध्यान देंगे तो ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से आप लगभग पूरे डेफिनेशन को बता सकते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जहां पर प्रॉपरली कोई चीजें डिफाइन की गई हो, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया हो, यानी उसके अलावा उसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने कहा कि मुझे बताओ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। तो आप कहोगे 5 बेस्ट क्रिकेटर, हो सकता है आपके दिमाग में जो 5 नाम आ रहे हो वो मेरे दिमाग में जो 5 आए थे उससे अलग हो। भाई मेरे हिसाब से 5 बेस्ट प्लेयर कोई भी हो सकता है, आपके हिसाब से कोई और हो सकता है। तो वो डिफरेंस आ सकता है ना, जरूरी नहीं है कि जो आपका नाम आपने सोचा मैंने भी वही सोचा हो, या आपके फ्रेंड ने भी वही सोचा हो। तो क्या यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल रही है 5 बेस्ट प्लेयर्स की? नहीं ना। तो ऐसी चीजों को आप सेट में रख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूं कि मुझे बताइए लास्ट 5 इंडियन कैप्टन्स या लास्ट 5 कैप्टन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो आप आराम से बता देंगे। आप कहेंगे हाँ सर, लास्ट 5 कैप्टन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो सबके लिए सेम है, वो मेरे लिए भी वही है, वो आपके लिए भी वही है, वो आपके दोस्त के लिए भी वही है। तो उसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे मान लो कोई और एग्जाम्पल आपके दिमाग में आया, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके क्लास का या आपके स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट कौन है। बेस्ट स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं, बेस्ट स्टूडेंट कोई भी हो सकता है भाई। मेरे नजर में कोई और होगा, हो सकता है किसी और टीचर की नजर में कोई और हो सकता है क्लास की नजर में कोई और हो। तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर मैंने ये पूछा कि आपके क्लास का वो स्टूडेंट या ग्रुप ऑफ वो स्टूडेंट्स जो टॉप 3 में आते हो अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, जो लास्ट के एग्जाम हुए उनके मार्क्स के हिसाब से टॉप 3 स्टूडेंट बताइए, तो वो तो बेटा सबके लिए सेम है, वो मेरे लिए भी वही है, वो आपके लिए भी वही है, वो सामने वाले आपके दोस्त के लिए भी वही है। तो वो किस में आ जाएगा? वो सेट में आ जाएगा। यानी जो मैंने 2 एग्जांपल दिए, 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड और दूसरा बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये दोनों सेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जबकि इसके अलावा जो 2 मैंने एग्जांपल दिए, यानी लास्ट 5 कैप्टन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और दूसरा आपके क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, तो ये दोनों सेट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, सेट ऑफ स्टूडेंट्स। ये सेट तो पहले ही मैं लिख दूंगा तो आपको फिर सेट तो दिख ही रहा है। मैं लिखूंगा कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is less than 50 kg। आपके स्कूल में या इन योर क्लास लिख देता हूं तो और प्रॉपर डिफाइन हो जाएगा। मैंने कहा आपकी क्लास में उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन जिनका वेट 50 केजी से कम है, तो आप कहोगे सर ये सेट की कैटेगरी में आएगा क्योंकि इसको आप प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हो। इसमें कितने बच्चे आएंगे आप
सबका वेट मेजरमेंट अगर आप देखोगे तो आप बता सकते हो। ठीक, और एग्जांपल दे दो, और आसान एग्जांपल देते हैं। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स लेस देन, तो लेस देन 10 का मतलब मैंने क्या बोला कि इवन नंबर्स को कलेक्ट करना है आपको जो 10 से छोटे हो। तो क्या यहाँ पे फिक्स बात बोली गई है? एकदम सही बात। फिर मैंने कहा कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से, या किसी और के हिसाब से भी अगर आप सोचोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, यानी कुछ और एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। बिंदास तरीके से आप बता सकते हो सर ये सेट है, सेट है, लाइफ सेट है, आगे बढ़े, उसको समझते चले, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो सेट नहीं होगा, फिर कुछ फिर अपसेट होता जाएगा। ठीक, कॉपी पेन जरूर रखिएगा ताकि जो जो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊं उनको आप मेरे साथ साथ ही अगर कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व करें, और जो लिखा रहा हूँ उसको आप नोट कर सकें। ठीक है, पहले चीजों को समझने पे फोकस करिएगा, फिर नोट करने पे। तो ये सेट के बारे में हो गया सबसे पहली चीज। अब जब सेट आप सीख जाते हो तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इनको कितने तरीके, मैंने बोला दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके? सबसे पहला तरीका होता है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर, या इसको एक और नाम से जानते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका? रूल मेथड। अभी सब समझाऊंगा कि सेट बिल्डर क्या होता है, रूल मेथड क्यों बोलते हैं, हर एक चीज क्लियर होगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है? रोस्टर मेथड। रोस्टर में ROAST मत लिख देना, अदरवाइज क्लास में रोस्ट हो जाओगे। ठीक है, तो रोस्टर मेथड या इसी को दूसरे नाम से कैसे जानते हैं? टैबुलर मेथड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अगर आप नोट कर रहे हैं तो इसको जल्दी से पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को पढ़ेंगे, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको चैप्टर के बारे में अभी तक दी है। चलिए हटाते हैं इसको। फिर फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेट के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। फिर दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट, यानी किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी चीज में क्या हमने पढ़ा? सेट के टाइप क्या क्या होते हैं, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, बस क्लास को देखिए अच्छे से, और जो जो कहा जाए उतना करिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। धीरे 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 सब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि हर रोज ये क्लास आपको मिलने वाली है, तो बस आपको क्या करना है, अपना डेली बेसिस पे शेड्यूल सेट करना है, और जब क्लास हो तो क्लास को बैठ के कीजिए, और उसके बाद जो वर्क दिया जाए उस वर्क को करिए। बस सिंपल सी बात है, इतना करने में क्या जा रहा है भाई, खेलो कूदो लेकिन पढ़ाई लिखाई साथ साथ करते रहो ना। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? सेट रिलेशंस, सेट के भी रिलेशंस होते हैं, है ना, सेट के भी रिलेशंस होते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशंस, अब ऑपरेशन भी कर देंगे हम लोग, कुछ टाइम के लिए डॉक्टर बन जाएंगे मैथ्स पढ़ के। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सोचो अगर मैथ्स वाले डॉक्टर होते, अगर मैथ्स वाले डॉक्टर होते तो क्या करते भाई? इन्फिनिटी चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, इनफिनाइट टाइम के लिए चल रहा है। फिर आगे क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा ऑफ सेट्स।
ये 4 पार्ट में मैंने इन चैप्टर को डिवाइड किया है। जब आप सेट रिलेशंस में जाएंगे तो यहाँ पर आप सबसेट्स हो गए, प्रॉपर सेट वगैरह हो गया, इन सब से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जब यहाँ पर आएंगे सबसेट्स, प्रॉपर सेट, ऐसी चीजें यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में जब हम चलेंगे तो यहाँ पर मैं एक और चीज लिख सकता हूँ कि वेन डायग्राम्स वगैरह से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। आप इसको वेन डायग्राम्स डाल के लिख सकते हो। एक्सक्यूज मी। तो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है और उन पर बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी सेंटेंस में बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, फिर अलजेब्रा ऑफ सेट्स में आते हैं जहां पर हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट वगैरह आते हैं, लॉज कैसे आते हैं अलग अलग, वो सारी चीजों को इनमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक क्लियर हो गया चैप्टर में क्या क्या पढ़ने चल रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल हम लोग पहला पार्ट करने चल रहे हैं जिसमें हमने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बताया है। हटा दूं? रिप्रेजेंटेशन में मैंने दो चीजें आपको बताई। सबसे पहला चीज क्या बताया कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, या मैंने दूसरा इसका नाम क्या लिखाया था, रूल मेथड। रूल मेथड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि कोई रूल होगा जो हम लिखते होंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में वही है। दूसरा एग्जांपल क्या, दूसरा टाइप क्या था, दूसरा टाइप था टैबुलर, सॉरी रोस्टर में था ना, टैबुलर रोस्टर दोनों बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी लिख लेंगे। रोस्टर फॉर्म एग्जांपल लेंगे और समझेंगे दोनों में रिप्रेजेंट करके। ठीक, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर का कलेक्शन मैंने करने को बोला आपसे, तो आपने कहा कि अगर मुझे ये चीज रोस्टर फॉर्म में लिखनी हो तो हम क्या करते हैं, इस जो कलेक्शन को हम लोग कॉमा से, मतलब जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स कहने का मतलब जो नंबर्स आ रहे हैं जैसे 2 4 6 8, इसको हम लोग एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, सेट्स के टर्म में। तो जो नंबर्स आ रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, विद इन अ ब्रैकेट लिखते हैं। करली ब्रैकेट बनाने में बड़े लोग को दिक्कत होती थी, बहुत सारे लोगों को ये ब्रैकेट बनाने में दिक्कत होती थी, इवन मैं खुद नहीं बना पाता था जब मैं क्लास 10th वगैरह में था। तो ये ऐसे घुमाना बनाना तो समस्या होती थी, हालांकि कुछ है नहीं। तो क्या क्या हो जाएंगे एग्जांपल में, 2 4 6 8, क्या कोई लिमिट बोला है, नहीं बोला है, तो डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, मतलब क्या समझा हमने कि रोस्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो हम जो नंबर्स होंगे उनको कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे और विद इन करली ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट्स, केमिस्ट्री वाले एलिमेंट्स मत लिख देना, सोडियम पोटेशियम, हालांकि ब्रैकेट में डालोगे तो भी सेट बन जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स आर रिटन, कहां पर लिखते हैं, विद इन करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देना, विद इन करली ब्रैकेट्स। और क्या ध्यान रखना है, सेपरेटेड बाय कॉमास, सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमास। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने देख लिया 2 4 6 8। अब बात करें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम लिखते हैं, जब बड़ा ताम झाम करना पड़ता है थोड़ा इसमें, x सच दैट x, लीनियर इनइक्वेशन में भी 10th वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में जब आप थे, आईसीएससी बोर्ड के बच्चों ने लीनियर इनइक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था किस तरीके से x सच दैट x लिख के आता था। तो आपके लिए नया नहीं है, आप मत बोलना कि नया है सर, ये कुछ नहीं पढ़ा है आज तक। x सच दैट x इज एन इवन नंबर, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक, बस इतना आसान सा चीज था कि x सच दैट x इज एन इवन नंबर, कुछ नहीं करना और इससे ज्यादा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये लाइन बना के,
ऐसे भी लिख सकते हो। इसको भी हम लोग, ये देखो कॉलन होता है, COLON बोलते हैं इसको, हम डिनोट करते हैं ऐसे, COLON, कॉलन होता है। इसको रीड कैसे करते हैं, रीड किया जाता है इसको सच दैट, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं x सच दैट x, ठीक है। मैं तो लिखा दे रहा हूँ रेड एज सच दैट। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिखा कि यहाँ पर रूल लिखे जाते हैं जिनके हिसाब से वो सेट बन रहा होगा, ठीक है। दोनों फॉर्म आपको क्लियर हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, क्या आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या आप इस तरीके से नंबर को शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना लेंगे। एक एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल क्या है, AEI। अब मैंने कहा इसको दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कीजिए, रोस्टर फॉर्म में भी। तो आपने कहा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए तो कुछ नहीं करना, सब कुछ दिया ही गया है, उठाया और इसको हमने इस तरीके से लिखते हैं। मैंने कहा इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, x such that x is a vowel of English alphabet, खत्म। तो ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बोला, इंडिया। तो इंडिया मैंने दे दिया। अब मैंने कहा कि लेटर्स इसके जो हैं उसका आप सेट बनाइए, जो इंडिया वर्ड में लेटर्स हैं, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिया। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि सेट्स में रिपीटिशन अलाउ नहीं होता, ठीक है। मैं भी इसको नोट में लिखा दूंगा। तो अगर आप इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, IND, क्योंकि फिर आई आ जाएगा, तो रिपीट नहीं करते हम लोग, ठीक है। अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, पहला तरीका तो ये हो गया आपके पास। दूसरा तरीका x such that x, INDA को क्या लिखेंगे, हमें पता है सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड, तो हम क्या लिख देंगे, इस लेटर ऑफ वर्ड इंडिया, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है कि x such that x is a letter of word इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन कौन से लेटर्स हैं उन्हीं का कलेक्शन बना दे तो क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत, बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास, मौज मस्ती चल रही है, जिंदगी बढ़िया से कट रही है, कट रही है ना। चलो हटा दिया जाए। अब थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। क्या लगता है कितने टाइप्स होंगे, तुक्का उक्का मारो, कुछ लोग के तुक्के बहुत सटीक बैठते हैं ना। एक लड़का था हमारी क्लास में, ऑफलाइन बैच में, तो उसके साथ ऐसा है, जो मतलब कुछ भी ना पढ़ा हो, पेपर दे दो तो उसके तुक्के इतने सटीक बैठते थे ना कि अगर कभी एमसीक्यू टेस्ट लेते थे हम लोग, तो एमसीक्यू टेस्ट में तो भाई वो टॉपर्स में रहता था। तो होता है कुछ लोग के तुक्के बहुत सटीक बैठते हैं। खैर आपको तुक्के में नहीं बिलीव करना है, आपको अपने वर्क पे बिलीव करना है, वो लग जाए बहुत अच्छी बात है, किस्मत अच्छी हो जाए। तो टाइप्स ऑफ सेट में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ते हैं सॉरी, सबसे पहला टाइप हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहली बार हमें पढ़ना है एम्प्टी सेट, खाली। और क्या नाम देते हैं इसको, इसको नल सेट बोलते हैं, नल सेट, खाली। और क्या नाम बोलते हैं इसको, आप सोचोगे सर कितने नाम दे रहे हैं किसी चीज के, हम नहीं दे रहे,
ऐसा पहले ही लोगों ने लिख दिया है, ऐसा पहले ही दिया गया है, तो आप सारे नाम जानते रहो। मैंने आपको एम्प्टी सेट पढ़ा दिया, आपको कहीं क्वेश्चन मिल गया वाइट सेट का, आप कहोगे सर आपने तो वाइट सेट पढ़ाया ही नहीं है, आपने तो केवल एम्प्टी सेट पढ़ाया था, है ना। तो ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइट सेट तीनों इसी के नाम होते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिसमें कुछ भी ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो, नाम से पता चल रहा है ना, एम्प्टी, खाली। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई एक सिंबल होता है बेटा, आपको पता होगा अगर आपने क्लास 10th में मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा। मैग्नेटिज्म में ये सिंबल यूज होता था, नीचे ई वगैरह बना होता था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूज करते थे। तो इसको फाई बोलते हैं हम लोग, फाई। तो एक तो फाई हो गया, दूसरा आप खाली घर बना के छोड़ दो, भूतिया घर, यहाँ पे आत्मा भी नहीं है, खाली, ये एकदम खाली है, तो इसलिए ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। ये दोनों ही एम्प्टी सेट के होते हैं। ये गलती आप मत करना, ये गलती अगर आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपने इस फाई को उठा के इस ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तब ये एज अ एलिमेंट ट्रीट होने लगेगा, और एज एन एलिमेंट ट्रीट होगा मतलब इसके पास एक एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल नहीं रहेगा। ठीक है, आप बताओ कोई एग्जांपल जो आपके दिमाग में आ रहा हो जो एम्प्टी सेट हो, बताओ बताओ भाई। x such that x, इसमें आप वो नहीं लिख पाओगे, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं भाई, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, x such that x is an even odd number। हमने कहा कि x such that x is an even odd number। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर क्या बेवकूफ बना रहे हैं, इवन ऑड नंबर तो होता है 2, तो आप एम्प्टी सेट में कैसे रखेंगे, तो भैया अभी ब्रैकेट तो बंद नहीं हुआ है ना, तो अभी तो आगे कहानी चलेगी। तो मैंने क्या कहा, x such that x is an even odd number, x, ये देखो बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। बिलोंग्स टू का मतलब जैसे मैंने लिखा कि x बिलोंग्स टू सेट a, मतलब वो a से आता है, a में है वो, तो बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है। अब मैंने इसको काट दिया, मतलब डज नॉट बिलोंग, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू 2, या फिर इसको हटा के समझाने के लिए केवल था x डज नॉट इक्वल्स टू 2। तो मैंने क्या कहा कि x एक इवन ऑड नंबर होना चाहिए, लेकिन x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। पूरी ताकत लगा के अगर आप बता सकते हो तो बता दो, नहीं है ना, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, यानी नल सेट का एग्जांपल। दूसरे टाइप पे हम बढ़ेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट, प्रोनाउंसिएशन फनी करके आप थोड़ा याद कर सकते हो आसानी से। सिंगलेटन सेट का मतलब सिंगल, सिंगल जैसे आप लोग हैं ना, आप मतलब काफी लोग नहीं होंगे बट कई लोग बेचारे होंगे सिंगलेटन सेट, बेचारे नहीं, वैसे सबसे अच्छी लाइफ सिंगल वालों की ही होती है, सबसे बिंदास वही रहते हैं, है ना, बुरा मत मानिएगा पेयर वाले, क्योंकि रिलेशंस अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो रिलेशन भी बता देंगे, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। सिंगलेटन सेट में क्या बोलते हैं कि जहां पर केवल एक एलिमेंट हो, हैविंग ओनली वन एलिमेंट। अब यही वाला एग्जांपल मैं निकाल के नीचे भी चिपका सकता हूँ, थोड़ा सा बस चेंज करके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि x such that x is an even prime number, बस काम खत्म। इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, एक ही नंबर तो आप लिख सकते हो, और वो कौन सा है, 2। तो ये कौन सा तरीका हुआ, सेट बिल्डर, ये कौन सा तरीका हुआ, रोस्टर फॉर्म। तो दोनों तरीके क्लियर हो गए। क्या वीडियो में ये कट तो नहीं रहा है, प्रॉपर क्लियर आ रहा है, नीचे वाला कट तो नहीं रहा है, नहीं भैया बढ़िया से आप लोगों, क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, समझ में आई बात। अब चलिए तीसरे टाइप पे आते हैं। तीसरा टाइप क्या होता है बताओ, पढ़ाई नहीं तो बताएंगे कहाँ से, है ना, कोई बात नहीं, आज पढ़ लो, कल पूछेंगे तो बता देना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। फाइनाइट सेट, ये मत सोचना कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आपको मार नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन में ही मार पड़ती, ऑनलाइन में भी मारने का तरीका है मेरे पास, टेंशन ना लें, होमवर्क फेंक के मारूंगा।
ठीक है, फाइनाइट सेट के बारे में बात कर लें तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है, अच्छा दो चीजें मैं रिलेट करके आपको समझाता हूँ, एक फाइनाइट सेट एक इनफाइनाइट सेट। अब शायद समझ रहे होगे थोड़ा। फाइनाइट सेट का मतलब वो सेट जिसमें इतने एलिमेंट्स हो जिनको हम काउंट कर सके, ठीक है। इनफाइनाइट सेट का मतलब वो सेट जिसमें इतने एलिमेंट हो कि उनको हम काउंट ना कर सके। बताओ एग्जांपल दे दो, एग्जांपल दे दो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन कितना, लेस देन 10। तो आप इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, a इज इक्वल्स टू 1 2 से लेकर के 10 तक। तो मैं जो भी एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ मैं दोनों फॉर्म लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अगर आपको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना हो तो आप लिख पाओ, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना हो तो आप लिख पाओ, ठीक है। दूसरा इनफाइनाइट सेट पे आ जाओ। अब मैंने यही एक चीज अगर लिमिटेशन ना रखी, मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या कोई लिमिट है यहाँ पर? मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 सो लिमिटेशन ही नहीं है तो इनको आप काउंट नहीं कर सकते कितने नंबर्स होंगे। तो किसका एग्जांपल हो, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो, राइट। क्लियर बात। एक छोटी सी चीज और यहीं से जान लेते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जैसे मैं आपसे कहूं कि सिंगलेटन सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है तो आप कहोगे 1 हमेशा। क्यों? क्योंकि सिंगलेटन सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 3 4, ये क्या है, ये एक सेट है। तो मैंने कहा कि सेट ए का कार्डिनल नंबर बताओ, तो किससे डिनोट करते हैं इसको, इस तरीके से n ऑफ ए। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, तो ये हुआ कार्डिनल नंबर। क्लियर बात, एकदम बढ़िया से इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, हटा दिया जाए। समझ में तो आ रहा है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ज्यादा कुछ तो था भी नहीं जो आपके समझ में ना आया, बहुत आसान आसान सी चीजें थी, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बच्चा क्या करेगा, वो कमेंट सेक्शन में जाए और वहां पर जाकर अपने जो भी प्रॉब्लम है उनको छोड़ सकते हैं, वहां बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसी भी आपको क्लासेस लगा करें आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में डाला करिए। कोई चीज की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए, वो आप ही के लिए है। अगर आप वो चीजें नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो फिर हमें जो लगेगा कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है वही दे पाएंगे फिर अपने हिसाब से, ठीक है। तो बी एक्टिव, पढ़ाई लिखाई जरूर करिए, आप फालतू में भी कमेंट करने मत बैठ जाइए। अब आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ये टाइप्स हमने सीख लिए, रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, काइंड्स ऑफ सेट सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो छोटे छोटे से एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। उसके पहले एक काम कर लो, आप नोट्स लिख लो। नोट्स का मतलब क्या हुआ, नोट्स का मतलब हुआ, नोट्स का मतलब हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ। जैसे पहली चीज, जब कभी भी आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा, सेट हमेशा ब्रैकेट के अंदर होगा। कौन से ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सेट इज ऑलवेज
रिप्रेजेंटेड कर्ली ब्रैकेट, कुछ लोग सर पे भी लेके घूमते हैं ना, मतलब कर्ली हेयर वाले, लसित मलिंगा, आप लोगों ने शायद आप जानते ही होंगे। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद इन अ कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और क्या लिखा जा सकता है? सेट के बारे में तो बता ही दिया। बस ठीक, 2 पॉइंट आगे रिक्वायर्ड हो तो लिखा है, ठीक। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसको मैं हटा रहा हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, आप करिए। क्वेश्चन ये था, सेट A इज इक्वल्स टू T such that TQ equals to T, और कंडीशन ये दी गई है कि T belongs to R। T belongs to R का मतलब क्या हुआ कि T जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। नोटेशन जरूर लिख लीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता होगा ना कि नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, तो आप जरूर ये चीज लिख लीजिएगा कि कभी भी अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, और प्राइम नंबर को p से डिनोट कर देते हैं जनरली हम लोग। होल नंबर आ गया w से डिनोट कर देते हैं। रियल नंबर है r से डिनोट करते हैं। रियल नंबर प्लस में है, माइनस में तो r प्लस या r माइनस भी यूज करते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव रियल नंबर बोले तो r प्लस, नेगेटिव बोले तो r माइनस, ठीक है। और क्या यूज करते हो? अब आपको लग रहा होगा सर सारे लेटर्स का, सारे वर्ड का पहला पहला लेटर, तो भैया ये ले लो, इंटीजर्स। इसको हम लोग i से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग z से भी डिनोट कर सकते हैं। अब फिर आपके दिमाग में होगा सर लेकिन पहला लेटर तो अभी भी है, चलो कोई बात नहीं, रैशनल नंबर लिख लो। अब बताओ, r तो आ चुका है, तो रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। इरैशनल नंबर यानी कि जस्ट विरोधी, इरैशनल नंबर को t से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिनोट करने का तरीका है, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बोला गया t सच दैट t क्यूब इज इक्वल्स टू t, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन देखेंगे तो बड़ा आसान सा है, t क्यूब इक्वल्स टू t बोला गया है। इसको अगर एक साइड करेंगे तो t क्यूब माइनस टी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। t कॉमन निकाल लेंगे तो t स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको आप t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 लिख सकते थे। तो यहाँ से t की आपको 3 वैल्यू मिलेंगी, माइनस 1, 0 और 1। अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला गया है तो आप क्या करोगे कि सर माइनस 1 आया, 0 आया और 1 आया। अब आप कहोगे सर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दीजिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखा ही था भैया पहले से, ठीक है। कोई दिक्कत? आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट 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 सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एक सेट दिया गया, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और आपसे बोला गया कि x बिलोंग्स टू r का मतलब रैशनल नंबर। अरे भैया अभी तो बताया कि r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे आप इसी साल में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो नहीं आता, आगे तो सब आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता। अगर आता होता तो फिर रियल नंबर में वो इमेजिनरी रूट्स वाली कंडीशन नहीं होती। खैर वो सब छोड़ो, अभी पहले इस पे आ जाओ, आप आराम से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। आपने कहा x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। कई बच्चों के ये पावर 4 देख के ही हालत खराब हो जाती है, सर ये तो हमसे नहीं होगा, हम तो क्वाड्रेटिक तक पढ़े हैं, तो बाई क्वाड्रेटिक आ गया, कहाँ से लगाएंगे। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, x पावर 4 है तो आप इसको एक काम करो, थोड़ा सा छोटा करो, x स्क्वायर को y मान लो, लेट लिख के पूरा ना लिख,
ठीक है, अब क्या बन गया ये वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब तो आसान हो गया, अब तो कर लेंगे। अब इसमें भी तो सोचने की जरूरत नहीं है ना, श्रीधराचार्य लगाने गए या फिर 6 को फैक्टराइज कर रहे हैं, इतना नहीं करना पड़ना चाहिए अब आपको। देखिए y माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकाला, -2 कॉमन निकाला तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2 और दूसरे में y माइनस 3, तो y की दो वैल्यू आपको मिली 2,3। ठीक, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई था, आपसे x पूछा गया था, तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 2 और 3 मिली, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती थी, एक तो प्लस और माइनस रूट 2, दूसरा प्लस और माइनस रूट। हमसे बोला कि इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्लस और माइनस रूट 2। ये प्लस माइनस रूट के अंदर मत लगा दीजिएगा, पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे गलती मत करिएगा, क्योंकि प्लस लगाने पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन माइनस लगाने पे वो चेंज हो जाएगा, है ना। समझ में आया क्या था ये, क्लियर, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत यहाँ तक, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। तो देखो अभी का काम हमारा था बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना, जिसमें हमने पहला पार्ट सीखा है जहां पर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और टाइप ऑफ सेट के बारे में सीखा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो आप जाइए घर पे बैठिए, इस क्लास को जाइए का मतलब घर पे ही बैठ के देख रहे हो तो कहाँ ही जाना है, मतलब घर पे बैठिए और इस कॉन्सेप्ट को एक बार पहले से जल्दी से रिवाइज करिए, अपने नोट्स में सारे टॉपिक को अच्छे से लिख लीजिए जो लिखाया गया है, एग्जाम्पल्स को एक बार देख लीजिए, फिर अपने बुक उठाइए, जो भी बुक आप लगाते हो, एनसीईआरटी लगा रहे हो, एमएल लगा रहे हो, या फिर कोई भी फर्दर आप कॉम्पिटेटिव बुक्स लगा रहे हो, तो पहले बेसिक ही चल रहा है तो बेसिक क्वेश्चंस ही आप देखिएगा। अभी बेसिक क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में फिर आगे के कॉन्सेप्ट के साथ।